नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी हमें विक्रम ने भेजी है, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। विक्रम जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और ये कहानी उनके साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं विक्रम की ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और ट्रांसपोर्ट की दुनिया में सब मुझे विक्की उस्ताद कहते हैं। पिछले 20 साल से मैं ट्रक को सड़कों पर नचाता आ रहा हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी ट्रक के केबिन में कटा है। कभी लद्दाख के बर्फीले रास्ते तो कभी राजस्थान की तपती सड़क। मैंने मौत को कई बार करीब से देखा है, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मौत के मायने ही बदल दिए, बल्कि रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला एक्सपीरियंस था। वो दिसंबर का महीना था और दिल्ली की ठंड हड्डियां गलाने वाली थी। चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा था कि लगता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। मुझे इलेक्ट्रॉनिक का सामान से लदा एक ट्रक सिलीगुड़ी पहुंचाना था। सेठ ने सख्त हुक्म दिया था, विक्रम, सुबह तक ये महल पहुंच जाना चाहिए, वरना 20 लाख का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। मेरे साथ मेरा क्लीनर गोलू था। उसकी उम्र यही करीब 18-19 साल की होगी। एक दुबला पुतला लड़का, नया नया इस काम में आया था, इसलिए शुरू में थोड़ा डरपोक था और उसकी बातें सुनकर कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता था। अब रात के करीब 2 बज रहे थे जब हम एक मोड़ पर पहुंचे। जीपीएस ने एक नया रास्ता दिखाया, एक नया शॉर्टकट जो मुख्य हाईवे से हटकर एक सुनसान जंगल की तरफ जा रहा था, जिसको हमारा जीपीएस दिखा रहा था कि इससे आपके 2 घंटे बच जाएंगे। मैंने सोचा चलो रात का फायदा उठाते हैं, और मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक उस कच्ची और सूनी सड़क पर उतार दिया। जैसे ही ट्रक ने हाईवे छोड़ा, अजीब सी शांति छा गई। हाईवे का वो जाना पहचाना शोर एकदम न जाने कहां गायब हो गया। अब सिर्फ इंजन की धीमी गूंज और टायरों की चरचराहट सुनाई दे रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी काली सुरंग में घुस रहे हों। गोलू ने मुझसे डरते हुए कहा, उस्ताद, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना सन्नाटा। उस्ताद वापस चलो, देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, अरे पागल, तू डर क्यों रहा है? ये नया रास्ता है, इसलिए लोग यहाँ कम आते हैं। पर जैसे जैसे हम लोग अंदर गए, कोहरा और घना होता चला गया। अब हेडलाइट भी धुंध में पूरी तरीके से बेअसर होने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का तापमान अचानक गिर गया है। गोलू ने अपनी जैकेट को कसकर लपेटा और उसका चेहरा मानो पीला पड़ गया हो। अभी हम उस घुमावदार रास्ते पर कुछ ही दूर बढ़े थे कि अचानक ट्रक के अगले हिस्से में एक भयानक कड़क की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की मोटी रोड के 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हो। ट्रक का एक झटके के साथ बाईं तरफ झुक गया और इंजन ने मानो जैसे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं कांपते हुए नीचे उतरा। टॉर्च जलाकर देखा तो एक्सेल पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने कहा, यह तो नामुमकिन है। मैंने सुबह ही ट्रक की अच्छे तरह से सर्विसिंग कराई थी। इतना मजबूत एक्सेल बिना किसी टायर या गड्ढे के कैसे टूट सकता है? चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि मैं अपने दिल की धड़कनों को बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था। उधर गोलू कांप रहा था। उस्ताद, ये जरूर किसी भूत प्रेत का काम है। मुझे पहले ही लगा था इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी में जब मैं चारों तरफ देख रहा था, तभी मुझे पेड़ के बीच से एक बहुत हल्की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। मैंने कहा, देख गोलू, वहां शायद कोई गांव है। हम दोनों ने ट्रक लॉक किया, चाबी मैंने अपनी जेब में डाली और उस रोशनी की तरफ बढ़ गए। चलते चलते हमें एक बहुत बड़ा लकड़ी का फाटक दिखाई दिया, लेकिन उस पे कुछ अजीब से प्रतीक और अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे मैं शायद पढ़ ही नहीं पाया। फाटक आधा खुला था
और उसमें एक ठंडी सी हवा अंदर की तरफ आ रही थी, जैसे वे हमें अपनी तरफ लगातार खींच रही हो। जैसे ही हमने उस फाटक से अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मेरे सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। गोलू ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और बोला, उस्ताद, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरा तो सर घूम रहा है। गांव की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और बहुत तंग थी। मकान मिट्टी और काले पत्थर के बने थे। उनकी छतें घास फूस की थी जो अब सड़ चुकी थी। किसी भी घर में बिजली की रोशनी नहीं थी, बस जगह जगह पुरानी और धूल लगे लालटेन ही टंगे हुए थे, जिनमें बहुत हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। गांव में ना तो कोई जानवर था, ना कुत्ता, ना बिल्ली और ना गाय भैंस। हर एक चीज पर एक अजीब सी मोटी धूल की परत जमी हुई थी, जैसे ये गांव सदियों से ऐसा ही पड़ा हो। हम एक झोपड़ी के सामने पहुंचे, जहां एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर एक लकड़ी के पटरे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और वह अपने हाथों से कुछ पीले रंग का आटा गूंथ रही थी। मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर कहा, नमस्ते अम्मा, हमारा ट्रक खराब हो गया है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक या ट्रैक्टर मिलेगा? उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी जंगली जानवर की आंखों में होती है। उसके चेहरे पे इतनी झुर्रियां थी कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना करीब करीब नामुमकिन था। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो सुनने में बहुत सुनी और सड़ी हुई लग रही थी, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को धीमे करके बजाया गया हो। बोली, मैकेनिक? यहां कोई मैकेनिक नहीं मिलता बेटा, यहां तो सिर्फ रास्ता मिलता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस झोंपड़ी से बाहर आया। उसकी कदकाठी काफी छोटी थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और पथरीली थीं। वे अपने हाथों में लकड़ी की एक छोटी लेकिन बहुत अजीब सी गुड़िया लिए हुए था, जिसे वे लगातार अपने अंगूठे से सहला रहा था। उसने हमारी तरफ देखा। एक अजीब सी मुस्कान थी, जिससे उसके दांत काले और नुकीले दिखे। यहाँ रात में रुकना मौत को दावत देना है। जंगल में तो भेड़िए मिलेंगे, पर यहाँ तो इंसान इंसान का ही मांस खाने को मिलता है। गोलू ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां भी दर्द करने लगी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस औरत ने हमें एक पुरानी और अंधेरी कोठरी में रुकने का इंतजाम कर दिया। कोठरी में घुसते ही एक तेज अजीब सी बदबू मेरी नाक में घुसी। अंदर सोने के लिए टाट के बोरे बिछे थे। थोड़ी देर बाद वे औरत हमारे लिए खाना लेकर आई। थाली में एक काला सा दलिया और कुछ अजीब से काले रंग के मांस के टुकड़े थे। उसने कहा, ये हमारे गांव का भोजन है, इसे खाने से तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं बहुत भूखा था, पर उस खाने में आ रही बदबू ने मुझे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। गोलू ने भूखे होने के कारण बिना सोचे समझे सारा खाना चट कर दिया। खाते ही उसे जबरदस्त तरीके से नींद आने लगी और देखते ही देखते कुछ मिनटों में वो गहरी नींद में सो गया। पर मैं नहीं सो पाया। मुझे लगा जैसे दीवार के उस पार कोई मेरी हर चीज पे, मेरी हर हरकत में नजर रख रहा हो। मैंने अपनी आंखों को बंद किया, पर नींद आंखों से अब कोसों दूर हो चुकी थी और अब रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। बाहर से ढोल की एक धीमी लेकिन लगातार बजने की आवाज आ रही थी, जो अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ये आवाज मेरे सिर में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं उठा और गोलू को टटोलने लगा, पर गोलू तो अपनी जगह था ही नहीं। उसकी जगह तो पूरी तरह से खाली थी। मैं चिल्लाया, गोलू, गोलू कहां है तू? पर कमरे में तो एक अजीब सा सन्नाटा था। अब मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैं तुरंत उठा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, पर
वो तो टस से मस भी नहीं हुआ। मैंने खिड़की की एक टूटी हुई लकड़ी को हटाया और बाहर की तरफ झांका। गांव का नजारा अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैदान था, जहां एक बहुत बड़ी अलाव दहक रही थी। अलाव से निकलती चिंगारियां काले आसमान में जा रही थी, जैसे वो किसी प्रेत आत्मा की आहें हो। मैं किसी तरह रेंगते हुए छिपते छिपाते उस मैदान के करीब पहुंचा। वहां जो मैंने देखा वो तो मेरी सोच और कल्पना से भी परे था। गांव के सारे लोग उस आग के चारों तरफ एक घेरा बनाकर नाच रहे थे, पर ये कोई साधारण नाच नहीं था। वे जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उनके मुंह से अजीब सी जानवर जैसी आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई गुर्राता हो और फिर एक जोरदार चीख निकलती है। उनकी आंखें अंधेरे में बहुत तेज चमकने लगती हैं और उनके चेहरे अचानक से भयानक हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनकी चमड़ी खींचकर फाड़ दी हो। मैदान के बीच में एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा बना था, जिस पर गोलू को जंजीर से कस के बांधा था। गोलू अभी भी बेहोश पड़ा था। वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा अब एक बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खंजर हाथ में लेके खड़ा था और वो अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रहा था और उसके मुंह से लगातार काला धुआं निकल रहा था, जो हवा में मिलकर कहीं गायब हो जाता था। गांव के लोग अब एक स्वर में चिल्ला रहे थे, भूख, सदी की भूख, जिंदा गोश्त। अब मुझे ये समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि वो लोग गोलू की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग इंसान नहीं, बल्कि ये तो खबीस थे। वे प्रेत आत्माएं जो सदियों से इस वीरान गांव में कैद थी और किसी जिंदा इंसान का इंतजार कर रही थी, ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। डर के मारे मेरा तो गला ही सूख गया था। मेरे शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी दौड़ गई थी। पर मैं अपने छोटे भाई जैसे गोलू को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरी जेब में माचिस थी। मैंने देखा कि चबूतरी के पास ही कुछ सूखी घास और लकड़ियों का ढेर है। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैं रेंगता हुआ अंधेरे का फायदा उठाकर उस घास के ढेर के पास पहुंचा। मैंने तेजी से माचिस जलाई और उस ढेर में आग लगा दी। सूखी घास ने तुरंत ही आग पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाया, आग आग आग। मेरी आवाज सुनकर गांव वाले एक पल के लिए तो चौंक गए और उनकी आंखें आग की तरफ मुड़ी। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। मैं बिजली की रफ्तार से चबूतरे पर चढ़ा। मैंने अपनी जेब में रखा एक छोटा चाकू निकाला और गोलू की रस्सियां काट दी। रस्सियां बहुत पुरानी और बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, पर मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गोलू अभी भी बेहोशी की हालत में था। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारे और कहा, उठ गोलू, जाग जाग। वो हड़बड़ा उठा और उसकी आंखें तो अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी बूढ़ा चिल्लाया, विक्रम, यहां से भागो। उसकी आवाज अब सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि सैकड़ों भूखी आत्माओं की थी। वे सब हमारी तरफ दौड़ पड़े। वे उड़ तो नहीं रहे थे, हां, उनके हवा में पैर थे, मानो जमीन से कई इंच ऊपर हो, जैसे तैर रहे हो। उनके चेहरे अब और भी अजीब और सड़े हुए हो गए थे। किसी की आंखें बाहर निकली थीं, किसी के मुंह इतना बड़ा था कि उनके अंदर के दांत साफ देख सकते थे। हम पागलों की तरह उस अंधेरे जंगल में भागने लगे। मैं गोलू का हाथ पकड़कर उसे खींच रहा था। तेज भाग गोलू, तेज भाग, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे महसूस हो रहा था कि कोई ठंडी हवा मेरा पीछा कर रही है और मेरे बालों को छूने की कोशिश कर रही है। ये ठंडी हवा नहीं, बल्कि बर्फीली,
कोई अदृश्य हाथ था जो मुझे लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरा एक पेड़ एक जगह में जाके धंस गया। एक काला साया मेरे ऊपर झपटा और उसकी नुकीली उंगलियां और वे मेरे गले को पकड़ने ही वाला था कि तभी मेरी जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब नीचे गिरी। उस किताब के जमीन पे गिरते ही एक तेज रोशनी निकली और साया जोर से चीखता हुआ धुएं में बदल गया और उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे कान कुछ देर के लिए सुन पड़ गए। हम तब तक भागते रहे जब तक कि हमारे फेफड़े जलने ना लगे और पैरों में जान ना रही। जब आसमान में हल्की सी सफेदी दिखी तो अचानक वे घना कोहरा कहीं गायब हो गया। जंगल की डरावनी आवाजें अब पूरी तरह से शांत थे। हम दोनों एक पुरानी टूटी हुई सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक पल में देखा कि मैं अस्पताल के बेड पर हूं। मेरे सिर पे पट्टियां बंधी थी और हाथ पैर में बहुत जगह खरोंच के निशान थे। पास में ही एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था। उसने बताया कि हमें कुछ राहगीरों ने सुबह बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पाया था। गोलू बगल के बेड पर लेटा था, लेकिन वो अभी भी सदमे में था और उसकी आंखें अभी भी लाल और फटी हुई थी। मैंने फौरन बोला, साहब हमारा ट्रक और वो गांव। इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। विक्रम, जिस रास्ते की तुम बात कर रहे हो वे रास्ता कोई 50 साल पहले एक भूकंप में तबाह हो गया था। वहां गांव हुआ करता था, पर 1970 में लेकिन एक महामारी ने पूरे गांव का ही सत्यानाश कर दिया। फिर एक रात वहां पर जबरदस्त आग लगी और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ था जल के राख हो गया और जो लोग थे वो सब वहां जिंदा जल गए। यह सुनकर मैं सन्न हो गया। पर साहब, मेरा तो ट्रक वहां खड़ा है, हम वहीं से आए हैं। पुलिस हमें उस जगह ले गई जहां मैंने ट्रक छोड़ा था। वहां ट्रक तो मिला, पर उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक पर मोटी जंग लगी थी, टायर गल चुके थे और अंदर का सारा सामान अब सड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रक वहां एक दिन से नहीं बल्कि 50 साल पहले से खड़ा हो। पुलिस वाले भी ये देख के हैरान थे। उनके मुताबिक ये ट्रक अब सिर्फ एक कबाड़ था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां वे लकड़ी का टुकड़ा था जिसे वे सफेद आंखों वाला बूढ़ा छील रहा था और उस पर एक अजीब सी कुछ आकृति खुदी हुई थी जो किसी शैतानी आकृति का प्रतीक होता है। गोलू की गर्दन पर भी अभी वो काला धागा बंधा हुआ था जो उस औरत ने दिया था। मैंने तुरंत उसे खींचकर तोड़ दिया। हम उस ट्रक को वहीं छोड़कर वापस आ गए। आज भी जब मैं किसी हाईवे पर ट्रक चलाता हूं तो मुझे लगता है कि उस सुनसान रास्ते पर पेड़ों के पीछे वे शापित गांव आज भी छिपा है। वे सिर्फ अंधेरे में मौजूद रहता है, इंतजार में कि कोई नया मुसाफिर, कोई नया जिंदा गोश्त उस शापित पगडंडी पे भटक जाए। पर राज आज भी मेरे साथ है और मुझे पता है कि वो गांव नक्शे में नहीं बल्कि मेरे जहन में आज भी एक डरावने एहसास की तरह जिंदा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई डरावनी कहानी है तो हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।